अब हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जिस तरह से लास्ट लेक्चर में हमने रोल ऑफ जिप्सम को डिस्कस किया था एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में, इसी तरह से इस टॉपिक के अंदर हम रोल ऑफ लाइम को डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों में। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लाइम होता क्या है। चूंकि हम ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज पढ़ रहे हैं और इनमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कैल्शियम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और लाइम कैल्शियम का ही एक कंपाउंड है। अगर हम लाइम का केमिकल फॉर्मूला देखें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लाइम कहते हैं। तो लाइम एक सॉफ्ट और व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। और ये किस तरह से हमें मिलता है, यानी कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? तो इसकी प्रिपरेशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो थर्मली डीकम्पोज हो जाता है और उसकी थर्मल डीकम्पोजिशन से ही हमारे पास लाइम बनता है, लाइम जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कह रहे हैं। तो अब हम इस लाइम को डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को, इसके रोल्स को एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में। इसके यूजेस देखेंगे हम, किस किस तरह से ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में यूज होता है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि ये सॉइल को न्यूट्रलाइज करता है। अब जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारा एरिया होता है, जरखेज जमीन होती है, उसकी सतह पर सॉइल होती है और उसकी कुछ विड्थ होती है, डिफरेंट प्लेसेस के हिसाब से डिफरेंट उसकी विड्थ होती है। जैसे कि हम 1 इंच 2 इंच या 3 इंच जितनी मोटी लेयर होती है उसकी सॉइल की, और उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसेंशियल कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि जिस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल एसिडिक हो जाती है, यानी कि उसकी पीएच बहुत ज्यादा हो जाती है। अब उसकी पीएच को कम करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, यानी कि लाइम का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम पिछले लेक्चर्स को रिव्यू करें तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। अब जब एसिडिक सॉइल होगी तो इसके अंदर हम बेस ऐड करेंगे तो ये उसको न्यूट्रलाइजेशन की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसकी पीएच कम हो जाएगी और वो सॉइल फिर से अच्छी फर्टाइलिटी देगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट होगा प्लांट्स की फंगस के बारे में। फंगस यानी कि जो उनके पत्तों के ऊपर उर्ली सी लग जाती है, उसको हम फंगस कहते हैं। तो इसको दूर करने के लिए भी हम लाइम और सल्फर का स्प्रे प्लांट्स के ऊपर करते हैं। लाइम और सल्फर को मिक्स करते हैं, उनका एक स्प्रे बनाते हैं और वो प्लांट्स के ऊपर करते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो फंगस है ये दूर हो जाती है और ये फंगस से प्रोटेक्ट करता है, प्लांट्स को फंगस नहीं लगने देता। तो इस तरह से भी लाइम का यूज होता है एग्रीकल्चर में और फिर इससे प्लांट्स अच्छा ग्रोथ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम। अब स्लैकिंग ऑफ लाइम किस तरह से होती है, और ये एक नया वर्ड हम सुन रहे हैं स्लैक का, तो इसका मतलब भी क्या होता है हम देखते हैं। तो स्लैकिंग ऑफ लाइम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जब हम वाटर में डालते हैं, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है कि मेटल्स के ऑक्साइड, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, वो जब वाटर के साथ हल होते हैं तो वो हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, ये अच्छे बेस होते हैं। मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। तो अब ये जो कंपाउंड हमारे पास आया है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम। है ये भी एक लाइम ही, लेकिन ये क्या है, ये स्लैग्ड लाइम है। तो अब हम इसको प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं, ये भी प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है और ये सबसे स्पेशल इसका पर्पस होता है कि ये बेसिक इन नेचर है। तो इसी वजह से जो सॉइल है अगर वो एसिडिक है या उसको न्यूट्रल करना है हमने सॉइल को, जिसके अंदर हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए भी हम इस कंपाउंड का यूज कर सकते हैं जो कि है स्लैग्ड लाइम। अब हम लाइम के बेनिफिट्स देख लेते हैं कि ये किस तरह से इसेंशियल है प्लांट्स के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि ये रूट हेयर्स को और रूट सिस्टम को डेवलप करता है अच्छे से। जैसे हमें पता है कि जो भी प्लांट है, जो भी हमारे पास ट्री है, उसकी रूट्स तो होती हैं और जितनी ज्यादा रूट्स बड़ी होती हैं जमीन के अंदर, जितनी ज्यादा होती हैं, तो वो जमीन से उतने ज्यादा इसेंशियल कंपाउंड्स को प्लांट के अंदर कैरी करवाती हैं। रूट के जरिए से ही वाटर जो है प्लांट एब्जॉर्ब करता है और इसके अलावा दूसरे कंपाउंड जो है उनको लेता है। तो जितनी ज्यादा रूट्स होंगी, जैसे कि हमें पता है रूट्स के ऊपर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, अब इन हेयर्स के थ्रू ही यहाँ से वाटर और दूसरे कंपाउंड्स एलिमेंट्स जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो प्लांट की तरफ जाते हैं। तो जितनी ज्यादा रूट्स बड़ी होंगी उतनी ही ज्यादा प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसी वजह से लाइम इस चीज में भी मदद करता है। इसके अलावा लाइम लीव्स के लिए, पत्तों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। पत्तों को ग्रीन रखता है और इनको इसेंशियल एलिमेंट्स इनकी तक पहुंचाता है। और इसके साथ साथ जो शूट होती है दरख्त की, जैसे आप ये देख सकते हैं इसका तना है, जो बेस जिस पे दरख्त खड़ा होता है, तो इसको हम बार्क भी कह सकते हैं और इसके लिए भी बहुत ज्यादा लाइम बेनिफिशियल होता है। और इसके बाद एक पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है कि नाइट्रेट्स भी जनरेट करता है लाइम।
अब नाइट्रेट्स इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो एक हेल्थी प्लांट हम देख सकते हैं जिसके पास अच्छी मिकदार में नाइट्रेट्स मौजूद हैं, और एक हम देखते हैं जिसमें नाइट्रेट की डेफिशिएंसी है। तो देखें इसकी ग्रोथ भी नहीं ठीक से हो रही, और ये वहीं पर रुका हुआ है, ठीक है। इसे ग्रोथ करने में भी बहुत टाइम लगेगा और इसकी ग्रोथ भी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसी वजह से नाइट्रेट्स जो होते हैं, जैसे जो हम खाद वगैरह यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स के लिए, उन खाद में भी नाइट्रेट्स होते हैं, और ये जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं इनमें भी नाइट्रेट की मिकदार होती है कुछ ना कुछ। तो इसी वजह से अब ये जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं कि प्लांट इटसेल्फ खुद से नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करे, क्योंकि हम एक्सटर्नली तो इनको दे सकते हैं, जैसे खाद वगैरह हम देते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो उनमें भी नाइट्रेट्स होते हैं, वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्लांट खुद के भी नाइट्रेट्स बनाता है, और वो नाइट्रेट्स किस तरह से बनाए गए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हेल्प करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रमोट कौन करता है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि हमारे पास जो लाइम है वो भी एक तरह से जरिया बनता है नाइट्रेट्स को इनके अंदर, पौधों के अंदर डेवलप करने। इसके बाद अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि एल्यूमिनियम और मैंगनीज की भी प्लांट्स को जरूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, ये भी प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं जैसे कि बाकी कंपाउंड्स प्लांट के अंदर होते हैं। इसी तरह से मैंगनीज और एल्यूमिनियम, ये दो कंपाउंड्स भी प्लांट प्रोड्यूस करता है और ये भी प्लांट के अंदर होते हैं। अब इसमें कैल्शियम का क्या काम है, लाइम का क्या काम है। लाइम की वजह से ही इन दोनों कंपाउंड्स को प्लांट्स अच्छे से यूटिलाइज करता है, इनको मेटाबोलाइज कर सकता है, क्योंकि अगर ये एलिमेंट्स अगर हम लाइम नहीं देंगे प्लांट को तो क्या होगा, तो ये एलिमेंट्स प्लांट के अंदर स्टोर होते जाएंगे, और हमें पता है कि अगर कोई भी चीज़ स्टोर होती रहे तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाती है, और किसी भी चीज़ की ज़्यादा मिकदार अगर हद से ही बढ़ जाए तो वो भी नुकसान दे जाती है। तो इसी वजह से ये कंपाउंड्स मौजूद तो होते हैं प्लांट्स के अंदर, लेकिन इनको मेटाबोलाइज भी करना होता है, इनको यूज़ भी करना होता है। तो इस वजह से कैल्शियम ऑक्साइड या फिर लाइम प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो ये सब बातें हमने प्लांट्स के बारे में कर ली जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइम का रोल देखेंगे इंडस्ट्री के अंदर। तो अब इंडस्ट्री में किस किस तरह से लाइम यूज़ किया जाता है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन एंड रिफॉर्मिंग, इसके लिए भी हम लाइम को यूज़ करते हैं। जैसे मेटल एक्सट्रैक्शन यानी कि जो ओर्स होते हैं जो हमें ज़मीन से मिलते हैं या हमें नेचुरली मिलते हैं, तो उन ओर से जो मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसके लिए भी हम लाइम को यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। और उसके बाद मेटल की रिफॉर्मिंग के लिए, उनको फर्दर पॉलिश करने के लिए, फर्दर प्योरीफाई करने के लिए हम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं, और इसके अंदर भी लाइम हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से लाइम को इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्शंस में भी, जैसे सीमेंट होता है, पेपर होता है, लेदर वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए भी, मैन्युफैक्चर करने के लिए इनको यूज़ करते हैं, लाइम को यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ गिलास को भी मैन्युफैक्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइम। किस तरह से कि गिलास को मैन्युफैक्चर किया जाता है कैल्शियम सिलिकेट से, हम कैल्शियम ऑक्साइड से इसके कैल्शियम सिलिकेट्स बनाते हैं और फिर उससे हम फर्दर आगे गिलास को मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं मोर्टार प्रोडक्शन। अब मोर्टार क्या होता है, मोर्टार बेसिकली एक पेस्ट होता है, थिक पेस्ट होता है जिसको हम कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं, हम ब्रिक्स को जोड़ने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो मोर्टार की भी टाइप्स होती हैं, जैसे सीमेंट मोर्टार, मड मोर्टार, लाइम मोर्टार, ठीक है। अब यहाँ पर हम लाइम से प्रोड्यूस करेंगे लाइम मोर्टार, तो इसलिए हमने मोर्टार प्रोडक्शन की हाइडिंग दी है। और इसके अंदर लाइम मोर्टार को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इसको स्लैक्ड लाइम जो अभी हमने बनाया है पीछे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक्ड लाइम, सैंड और वाटर को मिक्स करके हम मोर्टार को प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ फूड इंडस्ट्री के अंदर भी कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है, जैसे कि शुगर की फॉर्मेशन में या फूड रिफाइनिंग के लिए, जब हम फूड को फर्दर रिफाइन करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, तो उसमें भी कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी लाइम को यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। और वाइट वॉश में भी लाइम यूज़ किया जाता है, जिसको हम मिल्क ऑफ लाइम भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है, वाइट वॉश। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए भी हम लाइम का यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर कैल्शियम कार्बाइड को प्रोड्यूस करने के लिए भी लाइम का यूज़ किया जाता है। किस तरह से प्रोड्यूस होता है, इसका एक रिएक्शन भी है, हम रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे लाइम को हम कोक के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं और ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इतना हाई 2800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इसमें कैल्शियम कार्बाइड यहाँ पर बन जाता है, कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2। इसमें कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन के, और कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल है।
कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। और जब हम इस कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि इसको वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, तो ये क्या होता है, तो इसमें कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ अलग हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, जो रह जाती है हमारे पास प्रोडक्ट, वो होती है एसिटाइलीन गैस। एसिटाइलीन गैस ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, अल्कलाइन से रिलेट करता है, तो इसी में एसिटाइलीन बनाता है ये। और इस गैस को किस लिए यूज़ करते हैं, इस गैस को हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए। तो इस तरह भी लाइम को इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। और लाइम को एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वाटर को वहाँ से निकाल लेता है। तो इसी वजह से हम इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं, जहाँ से हमने पानी को निकालना। और अगला पॉइंट देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करते हैं पानी के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का मिक्सचर जो कि कहलाता है सोडा लाइम। अब सोडा लाइम किस लिए यूज़ होता है, सोडा लाइम गैस की प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइम जो है, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, उसे हम प्योरीफिकेशन के लिए या फिर रिफॉर्मिंग के पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब यूजेस थे लाइम के इंडस्ट्री के अंदर, कि हम लाइम को किस तरह से इंडस्ट्री के अंदर यूज़ कर रहे हैं और उसकी एप्लीकेशंस किस किस तरह से बनी हैं।